हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने अपने पहले के वीडियोस में बताया, मैंने सभी साइकिल के बारे में बताया। एक साइकिल रह गई थी, सल्फर साइकिल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल लाइक फॉस्फोरस साइकिल सेडिमेंट्री साइकिल है, पर उसका मतलब ये भी नहीं है कि उसका एटमॉस्फेयर से कुछ लेना देना नहीं है। सेडिमेंट्री साइकिल इसीलिए बताया गया है क्योंकि सल्फर हमें एबंडेंट अमाउंट में, हमें पूरा सोइल के अंदर या तो लिथोस्फियर के ऊपर हमें ज्यादा अमाउंट में मिल सकता है। ठीक है। अब सल्फर साइकिल का मतलब क्या है? सल्फर साइकिल का मतलब है कि एटमॉस्फेयर टू हाइड्रोस्फियर टू लिथोस्फियर टू बायोस्फियर, उसकी साइक्लिक मूवमेंट सल्फर की चलती रहती है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंटल फॉर्म में हमें मिलता रहता है। इसे हम सल्फर साइकिल कहते हैं। सल्फर साइकिल पूरा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस से हमें मिलता है और हमसे रिलीज हो रहा है। ठीक है। अब बायोस्फीयर में हमें तीन तरह से सल्फर मिलता है। कैसे? पहला है एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म का मतलब क्या है कि वो प्योर एज ए सल्फर हमें अपने सोइल के अंदर से हमें मिल सकता है। दूसरा है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक किस तरह से मिल सकता है? इनऑर्गेनिक का मतलब है वो या तो वो सल्फेट या सल्फाइड मिलेगा। सल्फेट कैसे मिलेगा? अभी ऑक्सीजन रिच अमाउंट एटमोस्फियर होगा तो वो सल्फर जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ कुछ भी रिएक्ट करके वो सल्फेट बना डालेगा। और जो जहाँ पे एनरोबिक कंडीशन है, कह सकते हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वहाँ पे वो अपना सल्फाइड बनाएगा। ठीक है। तो ये हुआ इनऑर्गेनिक फॉर्म। और ऑर्गेनिक फॉर्म में वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटीन में, अमीनो एसिड्स में और दूसरे कई सारे फॉर्म में हमें ऑर्गेनिक अमाउंट में, ऑर्गेनिक फॉर्म में सल्फर हमें मिल सकता है। ठीक है। तो ये तो बात हुई सल्फर किस टाइप से हमें मिल सकता है, एलिमेंटल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है। अब साइकिल है, इसका कोई स्टार्ट और एंड नहीं होता है, ये साइक्लिक फॉर्म में है इसलिए। पर यहाँ से अगर स्टार्ट करें हम कि वो सल्फर हमें एटमॉस्फेयर में से कैसे मिलता है, एटमॉस्फेयर में कैसे रिलीज होता है। ठीक है। अगर सल्फर प्रेजेंट, मैंने जैसे बताया है कि सल्फर हमसे हमें ज्यादा अमाउंट में लिथोस्फीयर में से मिलता है। ठीक है। तो अगर वो वहां से वोल्केनिक इरप्शन जब जहाँ पे भी होता है तो वो वोल्केनो के अंदर जो लावा होती है उसके अंदर हमें आयन सल्फेट ज्यादा अमाउंट में, आयनिक सल्फर ज्यादा अमाउंट में मिलता है। तो वो क्या मिलेगा? वो जब वोल्केनिक इरप्शन होगा वहां से जो गैस निकलेंगे वो गैस हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। अगर वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो गया तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और उसको सल्फाइड बनाएगा। और सल्फाइड फर्दर रिएक्शन करके सल्फेट बनाएगा। और ये सल्फेट ही एक ऐसा फॉर्म है जो प्लांट्स इजीली अपने लिए अपटेक कर लेते हैं। सोइल में से भी, सोइल में से भी मिलता है, हम वहां पे बाद में आएंगे। सल्फेट मिल गया। सल्फेट अगर पानी के साथ या वाटर वेपर के साथ भी रिएक्ट करेगा तो वो वीक सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक सल्फ्यूरिक एसिड होगा। और वीक सल्फ्यूरिक एसिड जब ज्यादा अमाउंट में डस्ट पार्टिकल्स के साथ क्या ऐसे भी कुछ वो अगर एक्यूमुलेट होगा तो वो थोड़ा क्लाउड भारी हो जाएगा और वहां से एसिड रेन होगा। ठीक है। एसिड रेन भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो हाईली कोरोसिव होता है, पर हाँ कोरोसिव होता है। वो कई बिल्डिंग्स को, प्लांट्स को, रिजर्व वाटर रिजर्वोयर्स को, सबको वो कुछ अमाउंट में वो हार्म करता है, कुछ डैमेज तो देता ही है। अब एसिड रेन होगा तो वो पानी भी, एसिड रेन का जो है वो वाटर रिजर्वर में भी जाएगा और सोइल में भी, सोइल पे भी गिरने वाला है पानी। बारिश तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर बॉडीज पे ही गिरने वाली है, वो सोइल पे भी गिरेगी। तो क्या होगा? जो सल्फेट है उसके अंदर का, एसिड रेन के अंदर का सल्फेट है, वो पानी में भी जाएगा और जमीन में भी जाएगा। और वहां से जो सल्फेट है वो तीन तरह से होगा। फॉसिल फ्यूल्स भी बनता है सल्फेट, उसमें भी आता है एज अ बाय प्रोडक्ट कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट कह लो। जब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोल, डीजल, जब हम उसको बर्न करते हैं तब उसमें से भी सल्फेट निकलता है। हाँ, उसके केमिकल स्ट्रक्चर में पेट्रोल और डीजल के या कोल के स्ट्रक्चर में सल्फर नहीं आता है क्योंकि उसको ब्यूटेन और ऑक्टेन और ऐसा उसका स्ट्रक्चर है, हाइड्रोकार्बन है बेसिकली पेट्रोल और डीजल। पर
उसके वेस्ट में वो माइनर अमाउंट में भी सल्फर उसके अंदर होता है। ठीक है, अब वो फॉसिल फ्यूल्स में गया तो फॉसिल फ्यूल, अगर जो जमीन के नीचे जो फॉसिल फ्यूल बना है, कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल है, उसको जब हम बर्न करेंगे इंडस्ट्री में या वैसे भी, तो उसमें भी वो रिएक्ट करके सल्फाइड बनेगा। सल्फाइड में से वो सल्फेट और वो साइकिल चालू रहेगी। ठीक है, जब मैंने वोल्केनिक इरप्शन का बताया, फॉसिल फ्यूल का बताया, अब जब जो पानी में है और सोइल में जो सल्फेट जो हमें एसिड रेन से मिला है, उसका क्या करेंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको सल्फेट में वापस से कन्वर्ट करके इजी फॉर्म में, जहाँ से वो प्लांट ऑप्टेक कर सकते हैं अपने लिए प्रोटीन, अमीनो एसिड और एंजाइम्स बना सकते हैं। ठीक है, और कई बार क्या है, हर बार जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है तो उसका ऑफ कोर्स डिकम्पोजिशन होने वाला है, तो उसके अंदर भी प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको ब्रेक डाउन करते, उसको वापस से सल्फाइड में और सल्फाइट में कन्वर्ट करेंगे, और वहां से वापस वो फॉसिल फ्यूल के अंदर, वोल्केनिक इरप्शन के अंदर, ऐसे ही हमें लिथोस्फीयर में मिलने वाला है। ये एक बात हुई सल्फर की थ्रू एटमॉस्फेयर। अब दूसरा है वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग प्रोसेस मैंने अगले वीडियो, इसके पहले के वीडियो में बताया था फॉस्फोरस साइकिल में वेदरिंग प्रोसेस क्या है। एक बार ऐसा है तो वो वीडियो एक बार रिपीट कर लेना। वेदरिंग प्रोसेस में जो रॉक्स होते हैं उसके ऊपर हवा की वजह से वो थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो सल्फर रॉक्स में से रिलीज होगा, और वो भी ऐसे ही या तो सोइल में डिपॉजिट हो जाएगा या तो वाटर में डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, और ये साइकिल कंटिन्यूस रहने वाली है। अब अब ये प्लांट में तो हमें पता चल गया कि सल्फेट मिल जाता है, प्रोटीन्स बना लेते हैं प्लांट अपने लिए, एंजाइम्स बना लेते हैं, अमीनो एसिड्स बना लेते हैं। पर ह्यूमंस में कैसे, वो भी वहाँ पे सल्फर तो वहाँ पे भी ज़रूरी है, वहाँ पे भी उसको प्रोटीन्स चाहिए, उसको अमीनो एसिड्स चाहिए, उसको एंजाइम्स बनाने पड़ेंगे अपने सर्वाइवल के लिए। तो वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे? देखिए, ह्यूमंस कभी भी डायरेक्टली सल्फेट का यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। यहाँ से फूड चेन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ एक साइकिल में नहीं, मतलब हर साइकिल में फूड चेन का इम्पोर्टेंस सबसे हाई रहने वाला है, क्योंकि कहीं भी जाओ, प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। एनिमल्स आर हेटरोट्रोफ्स, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उसको अपने सर्वाइवल के लिए प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करना ही पड़ता है। ठीक है, तो फूड चेन इज द मस्ट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस काइंड ऑफ साइकिल्स। ठीक है, अब क्या होगा, प्लांट्स को और एनिमल्स अपटेक करेंगे, उसका डिकम्पोजिशन होगा, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म वापस से ब्रेक डाउन करेंगे, उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में ले आएंगे, इनऑर्गेनिक फॉर्म से वो वापस से एटमॉस्फेयर में जाएगा, एटमॉस्फेयर से सल्फेट, ऐसे पूरी साइकिल चलती ही रहती है। इसको हम ब्रीफ में सल्फर साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब सल्फर साइकिल इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, अब वो भी उतना ही गुजराती में एक कहावत है कि अतिनी गति ना हो। उसका मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर ज्यादा अमाउंट में है तो वो आपको हार्मफुल है ही है। ठीक है, अगर वो कम अमाउंट में आप लेते हो तो वो उतना डैमेज नहीं देगी, अपने कंट्रोल अमाउंट में वो हमेशा अपना बेस्ट देने वाला है। पर अगर हमने कोई भी चीज, अगर अमृत भी वो हमने ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लिया तो वो हमें नुकसान करने ही वाला है। ठीक है, तो लाइक दैट सल्फर भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है, जैसे कि मैंने पूरा साइकिल मैंने पढ़ाया। अगर ये एसिड रेन में सल्फर का अमाउंट ज्यादा होगा, जो वीक सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है उसका अमाउंट, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन बादलों के अंदर ज्यादा हो गया तो वो अपना कॉन्सेंट्रेशन एसिड रेन का थोड़ा बढ़ सकता है। उसके कारण क्या होगा कि जो भी हमारा बिल्डिंग है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उसको डैमेज करेंगे। तो कई साल पहले की बात है या अभी भी हो सकता है, ताजमहल के ऊपर का जो परत है वो पूरा पीला पड़ गया है। क्यों? क्योंकि उसके आजू बाजू की जो भी इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे जो भी पोल्यूशन हो रहा है,
ठीक है, वो है व्हीकल पोल्यूशन है, लाइक जब एग्जॉस्ट में से नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे के सारे पोल्यूटेंट्स है। ठीक है, अगर वो हवा में जब वो रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, हवा के साथ, और नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बनाए गए हुए बिल्डिंग को भी डैमेज कर रहा है। तो ये देखना ज़रूरी है। ठीक है, इंडस्ट्री में भी, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन किया जाता है। अपने अपने घर के हाउस होल्ड में भी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये था मेरा वीडियो आज सल्फर के साइकिल के ऊपर। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है तो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर लो एक बार। ठीक है, अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है, मैंने पूरा इकोलॉजी और इकोसिस्टम नाम का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मेरे चैनल पे। आप यहाँ पे आप सारे वीडियोस देख सकते हो, मैंने 16-17 वीडियोस रखे हैं इसमें। ऐसा नहीं है, अब अपने अगले वीडियो से मैं आई थिंक वाटर लेने वाला हूँ पूरा, फ्रॉम वेरी स्क्रैच टू एडवांस लेवल। उसका लो क्या है, उसका रेगुलेशंस क्या है, उसका पोल्यूशन क्या है, उसका पोल्यूशन कंट्रोल टेक्निक्स क्या है, ठीक है, CETP, STP क्या है, ये सब मैं लेने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप लेने वाला हूँ। अभी ये अभी ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद इस टॉपिक पे हम कोमा करने वाले हैं। अभी हम इसको फुल स्टॉप नहीं रखने वाले हैं, तो बनाऊंगा इसके ऊपर भी, मैं अगले नए वीडियोस बनाने वाला हूँ, पर अभी के लिए मैं ये लास्ट वीडियो रख रहा हूँ। बाद में मैं वाटर, सोइल, एयर, नॉइस, ये सारे टॉपिक्स लेने वाला हूँ। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो मैं रैंडम भी लूंगा, पर सबका डिफरेंट मैं प्लेलिस्ट बना लूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको वाटर रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखना है तो आपको सीधा उसके प्लेलिस्ट में ही जाना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, थैंक यू।